हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर और हम केमिस्ट्री में अपना एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। और हमने इस टॉपिक में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि हमने कवर किया था वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन क्या होता है, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमने पढ़े थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, वो भी हमने पढ़ ली थी। अब हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी 9 होती है, जिसमें से हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर ली थी हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में। आज हम हमारी नई कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करेंगे। हम 3 कंसंट्रेशन टर्म कवर कर चुके हैं। पहली हमारी परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरी हमारी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरी हमारी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और आज हम हमारी चौथी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो कि होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। और जो हमारा चैप्टर था वो कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलियन। ओके, और इसमें हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, जिनको हम कहते हैं हिंदी में सांद्रता के, ठीक है। अब हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म कवर कर चुके थे। हमारी अब जो 4th कंसंट्रेशन टर्म है वो है पार्ट्स पर बिलियन, PPB से जिसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अब ये पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है? तो जैसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ते हैं, ठीक है, और परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या होता है कि सोल्यूट का कोई भी एक अमाउंट, सोल्यूट का कोई वेट डिसॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। सोल्यूट का कोई एक अमाउंट डिसॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये हमने परसेंटेज वेट बाय वेट में पढ़ा था, ठीक है। अब ये पीपीबी क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या फिर हम कह सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या हमको दिया हुआ है? पार्ट्स पर बिलियन। अब ये जो बिलियन होता है, बिलियन यानी कि 10 टू द पावर 6, इतना हमको याद रखना है। बिलियन यानी कि 10 टू द पावर 6, ओके। तो पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। परसेंटेज वेट बाय वेट, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? परसेंटेज यानी कि 100, यानी कि हम परसेंटेज वेट बाय वेट में देखते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व है। और ये क्या है? पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि हम पीपीबी में देखेंगे कि 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो ये होता है हमारा पीपीबी की डेफिनेशन। अब हम हमारे पीपीबी का फॉर्मूला देखेंगे। तो पीपीबी का फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन हम कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितने सॉल्यूशन में हम देखते हैं? बिलियन, 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 10 टू द पावर 6। ये हो जाएगा हमारा पार्ट्स पर बिलियन की डेफिनेशन। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से नोट कर लेना है, जैसे हमने पहले भी फॉर्मूलेज नोट किए थे। ये है फॉर्मूला जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, लेकिन ये है इसका कॉन्सेप्ट कि आखिर पार्ट्स पर बिलियन का रियल मीनिंग क्या होता है, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये होता है हमारा पार्ट्स पर बिलियन। अब हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे जो कि है पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, अब देखिए मिलियन यानी कि 10 टू द पावर 9, यहाँ पर हम लिख देते हैं m, और मिलियन यानी कि 10 टू द पावर 9, यहाँ पर हम लिख देते हैं मिलियन।
मिलियन। अब जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट का ये तो आपको मैंने समझा दिया। जैसे पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन का मतलब था 10⁶ में 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी हमारा सॉलिड डिजोल्व है, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में जितना हमारा सॉलिड डिजोल्व है। बस बिलियन की जगह मिलियन आ गया, बिलियन की जगह 10⁶ की जगह 10⁹ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा पार्ट्स पर मिलियन का भी। बस हम क्या करेंगे कि बी की जगह एम कर देंगे और हम 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में देखेंगे ppm और ये यहाँ पे आ जाएगा 10⁹। बाकी पूरा का पूरा इसका सेम रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन। कुछ नहीं करना है, पार्ट्स पर बिलियन में हमको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है और पार्ट्स पर मिलियन में हमको 10⁹ से मल्टीप्लाई करना है। और सेम मीनिंग रहेगा कि 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजोल्व है वो हमको क्या बताएगा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को क्या बताएगा कि 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में हमारा कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो रखा है। ठीक है, तो ये हमारी 6 कंसंट्रेशन टर्म कवर हो गई। अब हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोलरता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में हर जगह काम आएगी, इसके बिना केमिस्ट्री कुछ नहीं है। मतलब मोलैरिटी हर जगह आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे से समझेंगे मोलैरिटी, मोलरता को। मोलरता के तो हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोलरता। ये ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला। यानी कि मोलैरिटी हमको क्या बताती है कि हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है वो हमको क्या बताएगी, मोलैरिटी। मोलैरिटी हमको ये बताती है। अब मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये लीटर में ही आएगा। अगर हमको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमको ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो मिलीलीटर में दिया है क्वेश्चन में, तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, इसको आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, आपको इसको ध्यान में भी रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये होती है हमारी मोलैरिटी। अगर मिलीलीटर में रहेगा तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। अब हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे मूव करते हैं जो कि हमारी मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोललता। लेकिन उससे पहले हमें काम करते हैं, मोलैरिटी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आसानी रहेगी उसे समझने में। अब हम मोलैरिटी पे क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन दे रखा है कि हमने 85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water, and the volume of final solution becomes 100 ml. Find the molarity of
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन में, वो कि हमने 85 ग्राम NaCl यानी कि नमक को डिजोल्व किया है पानी में, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, उसके बाद सॉल्यूशन बनेगा। अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है 100 ml, और वो हमको कह रहा है कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी हमको मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या निकालनी है मोलैरिटी, तो उसके हमको क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको मोल्स नहीं दे रखे, हमको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है सॉल्यूट का। सॉल्यूट हमारा क्या है NaCl, और जो हमको NaCl का वेट दे रखा है तो हमको NaCl के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, किसी भी स्पीसी के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट हमको कितना दिया है, हम NaCl के मोल्स निकाल रहे हैं तो NaCl का हमको वेट गिवन वेट यानी कि हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 85 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो हम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे निकाल लेंगे। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, Na का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 23.0 तो आ जाएगा 58.5। ये हमारे पास आ जाएगा NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए तो मोलैरिटी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने निकाला 85 डिवाइडेड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमको 100 ml, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये किस में दिया है ml में, यानी कि हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, सपोज हमारा कोई आंसर कोई वैल्यू आई x, तो उसकी जो मोलैरिटी है वो कैसे डिनोट की जाएगी x मोलर, यानी कि हम बोलेंगे कि जब हमने 85 ग्राम ऑफ NaCl को डिजोल्व किया किसी अमाउंट ऑफ वाटर में, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना हमारा, नमक का जो पानी बना फाइनल सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी x मोलर। जब हम इसको सॉल्व करने के बाद निकालेंगे तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी x मोलर। तो ये होता है हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे जो कि होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी की बहन मोलैलिटी। तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमको क्या देखना है कि हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमको क्या पूछ रहा है। अगर वो जो भी पूछ रहा है उसका अगर हमको फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिमाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूले में हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है और क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब मैं आपको थोड़े ट्विस्ट वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगी जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दे रखी होती है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। लेकिन उससे पहले हम मोलैलिटी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोललता। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे मोलैलिटी को कैपिटल M से हम डिनोट करते थे, वैसे ही हम मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है, तो मोलैलिटी हमको बताती है कि हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन नहीं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमको मोलैलिटी बताती है। क्या बताती है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमको बताएगी मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
प्रेजेंट इन 1 kg 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है उसमें हम सॉल्यूशन की बात करते आए हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, मतलब हमेशा हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन ये हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में देख रहे हैं कि कितने सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। तो ये होती है हमारी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी, मोललता स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को हम हमेशा स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल W से। ये हो जाएगी हमारी मोलैलिटी। और यहाँ पर हमको जो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है वो हमको kg में दे रखा है, मतलब हमको kg वाली वैल्यू पुट करनी है। अगर हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको ग्राम में दे रखा है तो हम क्या करेंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में हमारे होते हैं 1000 ग्राम। हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ऊपर चल जाएगा, जो भी 1000 होगा वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर हमको किलोग्राम में दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, अगर हमको ग्राम में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे मोलैलिटी का याद रखा था और सारी कंसंट्रेशन टर्म्स का इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस पे बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी हमको बताती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा है कि वो हमको बोल रहा है कि 80 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 90 gram, 80 gram of NaCl is dissolved in 120 gram of water. Find the molality of फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, हमको मोलैलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमको ग्राम में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा क्या होगा? NaCl, क्योंकि जो NaCl का अमाउंट है वो कम है। देखिए, अब आपको ऐसे नहीं देखना है कि 80 ग्राम है तो NaCl का अमाउंट कम है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर हमको जानना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है तो हम क्या चेक करते हैं कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं चेक करेंगे कि 120 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट होगा, नहीं। ये 120 ग्राम है तो ये ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा, नहीं। हमको मोल से चेक करना है, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे वही हमारा सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर अगर आप मोल्स निकालेंगे NaCl के तो कम आएंगे, और अगर आप 120 ग्राम वाटर के मोल्स निकालेंगे तो ज़्यादा आएंगे। तो हमको वेट से चेक नहीं करना है कि किसका वेट, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, नहीं। हमको मोल से चेक करना है, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे वही हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप निकाल के भी देखेंगे तो आपके वाटर के मोल्स ही ज़्यादा आएंगे और NaCl के मोल्स आपके कम आएंगे। तो NaCl के मोल्स कम आएंगे, यानी कि NaCl क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट, यानी कि ऊपर हम क्या पुट करेंगे? NaCl के मोल्स, और NaCl के मोल्स क्या हो जाएंगे? अगेन हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट, जिसको हम स्मॉल w बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, और अभी हमने निकाला था कि गिवन वेट हमको क्या दे रखा है? 80 ग्राम। 80 ग्राम NaCl को हमने डिसॉल्व कर रखा है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट हमने कितना निकाला था अभी NaCl का? 58.5।
तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है NaCl के मोल्स, ठीक है, ये मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का हमको क्या लिखना है यहाँ पे, वेट, और सॉल्वेंट का वेट हमको कितना दे रखा है 120 और वो हमको ग्राम में दे रखा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी, लेट सपोज x वैल्यू आएगी, तो x को हम ऐसे डिनोट करेंगे स्मॉल m, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी उसकी मोलरिटी। बट हम बोलेंगे कैसे कि जब हम 80 ग्राम ऑफ NaCl को 120 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे तो x मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बनेगा। वो हमको ऐसा देगा आगे, मतलब जब भी हम पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वहाँ पे हमको ऐसा दिया हुआ रहेगा कि x मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर, x मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर। तो उसका मतलब हमको समझ जाना है, वो हमको इस टर्म में दे रखा होता है, हमको उसकी डायरेक्ट मोलरिटी दे रखी होती है, तो वहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से हम वैल्यूज जो भी होगी निकाल लेंगे। पर अभी आपको इतना समझ में आया मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, सारी हमारी कंसंट्रेशन टर्म कवर हो चुकी है, बस एक हमारी कंसंट्रेशन टर्म रही है जिसको अब हम आगे देखते हैं। लेकिन मोलैलिटी और मोलैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर में ये काम में आएंगी। मतलब अगर आपको मोलैलिटी और नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इस चैप्टर में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो कि है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोल अंश। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोल अंश, मोल अंश। अब ये हमारी एक नई कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है फ्रैक्शन, यानी कि हम इसमें फ्रैक्शन निकालेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन को मैं आपको समझाती हूँ। हम कंसंट्रेशन टर्म कब डिफाइन करते हैं, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने एक कंटेनर में एक सॉल्वेंट ले रखा है B, ठीक है, जिसके हमने मोल्स ले रखे हैं NB मोल हमने ले रखे हैं सॉल्वेंट के, और हमने इसमें डिसॉल्व किया है सॉल्यूट को A को। सपोज हमने कोई A सॉल्यूट को हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया है और हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया है, और मान लेते हैं कि हमने A के Na मोल्स को हमने डिसॉल्व किया है। तो अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, A के Na मोल्स को B के NB मोल्स में डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, पहली बात, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट या फिर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो या दो से ज़्यादा, तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, उन अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हमारे दो ही कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट A, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट A और सॉल्वेंट B। तो हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूट के लिए, तो उसको हम डिनोट करते हैं X से, X मोल फ्रैक्शन को हम X से डिनोट करते हैं। अब हम हम A का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे XA इज इक्वल्स टू, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A divided by total moles of solution, total moles of solution, XA is equals to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हमको कितने दे रखे हैं, Na, हमने Na मोल्स को डिसॉल्व किया है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के टोटल मोल्स क्या होंगे, सॉल्यूशन जो है हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बना है यहाँ पर, तो हमारे जो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स। तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं NB प्लस सोल्यूट के मोल्स कितने हैं Na। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब इसी तरीके से हम
सॉल्वेंट के लिए दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि है सॉल्वेंट, उसके लिए हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो उसको हम डिनोट करेंगे XB से, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, चूंकि हम B के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय अगेन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब XB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, कितने मोल्स लिए हमने, NB, यहाँ पर हम लिखेंगे NB डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगेन सॉल्यूशन के टोटल मोल क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट के मोल हमारे पास है Na प्लस सॉल्वेंट के मोल है हमारे पास NB। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन B के लिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आप इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर हमारा सॉल्यूशन 3-4 कंपोनेंट A B C D से मिलकर बना है तो चारों के मोल्स फ्रैक्शन का सम यानी कि XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इज इक्वल्स टू 1। जितने भी कंपोनेंट से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है हमारा A और एक है हमारा B। तो इस सॉल्यूशन के लिए हमारा XA का मोल फ्रैक्शन प्लस XB का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और आपको ये तो याद ही रखना है, ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों यहीं पर हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होती हैं। हमने परसेंटेज वेट बाय वेट से लेकर के मोल फ्रैक्शन तक सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर लिए हैं और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जिसमें हमको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी होगी, उसमें हमको कहीं डेंसिटी दे रखी होगी तो उससे हमको वॉल्यूम निकालना होगा। मतलब कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको NCERT से करवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स और JEE में पूछ लिए जाते हैं जनरली, और ये आपको बेसिक मतलब ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री होता है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है एंड होती है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम कहते हैं रोल्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, उस सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में हम यही करते हैं, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा इस चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। तो बच्चों मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी, 3 कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको पढ़ाई, एक परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब हम इनका एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, जिससे आपको JEE के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो जो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म थी जिसको हम कहते थे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, लेकिन हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर परसेंटेज वेट बाय वेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है कि द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड हमारा क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरी हमारी कंसंट्रेशन टर्म थी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, द वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved
डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो पहला टर्म होता है ये हमारा स्टैंड करता है किसके लिए, सोल्यूट के लिए, और जो हमारा दूसरा टर्म होता है ये हमको बताता है, मतलब हमको यूनिट बताता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पहला टर्म होता है हमको यूनिट बताता है सोल्यूट की, और दूसरा टर्म हमको बताता है यूनिट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहली यूनिट क्या दे रखी है, वेट। ठीक है, तो वेट यानी कि सोल्यूट का वेट, डिजोल्व है अगेन वेट, सॉल्यूशन के वेट में। अब यहाँ पर हमको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, डिजोल्व है अगेन हमको सॉल्यूशन की यूनिट क्या दे रखी है, वॉल्यूम, डिजोल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पर हमको परसेंटेज वेट यानी कि सोल्यूट का वेट, डिजोल्व है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में यानी कि मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये इनका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इतने ग्राम सोल्यूट को इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो हमको परसेंटेज वेट बाय वेट ये बताओ। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको ट्रिक तो बताई दी है कि जो पहला होता है वो हमको सॉल्यूट की यूनिट बताता है और जो दूसरा होता है वो हमको सॉल्यूशन की यूनिट बताता है, और जो सॉल्यूशन है हमेशा हमारा 100 में प्रेजेंट होता है, यानी कि हम हमेशा 100 ग्राम 100 मिलीलीटर 100 सॉल्यूशन में देख रहे होते हैं कि कितना सॉल्यूट वेट या वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। ठीक है।